हेलो गाइस, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू एम्पिरिकल क्लासेस। आज का जो वीडियो होगा वो केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पर होगा और ये जो वीडियो है ये 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है एजुकेटर के लिए भी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स केमिस्ट्री के, जैसे कि हम एक मेजर टॉपिक लेके चलते हैं जीओसी। जीओसी का मतलब है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस टॉपिक में कम से कम हम 5 से 8 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक है, इसमें हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर जानकारी में होना बहुत जरूरी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इन हिंदी परमाणु संरचना, बाइलिंगुअल बात होगी। दूसरा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हिंदी में वैद्युत ऋणात्मकता। ऋणात्मकता। तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। हालांकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से पहले हम पढ़ेंगे इंटरैक्शंस। इंटरैक्शंस में हम पढ़ेंगे एटॉमिक इंटरैक्शंस एंड मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन पढ़ेंगे। एटॉमिक इंटरैक्शन में परमाणु के बारे में डिस्कशन होगा, कैसे परमाणु एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल का क्या इंटरैक्शन होगा, मींस अणुओं का क्या इंटरैक्शन होगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चौथा जो पॉइंट होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। पांचवा जो टॉपिक होगा वो होगा एरोमेटिसिटी। ये भी जानना बहुत जरूरी है, एरोमेटिसिटी। छठवां जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा एसिड बेस एंड लीविंग ग्रुप। और इसी में जो सातवां टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टेबिलिटी। स्थायित्व के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टेबिलिटी किसकी किसकी पढ़ेंगे? स्टेबिलिटी पढ़ेंगे कार्बोकैटायन की, होते क्या है ये पढ़ेंगे, और कैसे स्टेबल होते हैं। कार्बोकैटायन की, कार्बो एनायन की, फ्री रेडिकल की, कार्बीन की स्टेबिलिटी और नाइट्रेन की स्टेबिलिटी। ये टोटल 7 टॉपिक हैं। हालांकि 2-4 टॉपिक और भी हैं, उनको भी हम आगे इंट्रोड्यूस करेंगे। ये जितने भी 7 टॉपिक है, कौन कौन से चैप्टर कवर करेंगे, अगर हम बात करें ये 7 टॉपिक, ये कौन कौन से चैप्टर्स को कवर करेंगे। अगर हम ट्वेल्थ के, हालांकि ये 7 के 7 टॉपिक जो है वो 11th क्लास के सिलेबस के हैं, लेकिन इसमें जो हम डिस्कशन करेंगे, हाँ, ये जो टॉपिक्स हैं कौन कौन से लेसन्स को कवर करेंगे, तो वो लेसन्स देखो कौन कौन से हैं। अगर हम 12th क्लास की बात करें, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों की, तो ये हाइलोएल्केन हाइलोएरीन कवर करेगा। हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरीन पूरा का पूरा टॉपिक इन्हीं 7 कंटेंट के बेस पे होगा, इन्हीं 7 सब टॉपिक के बेस पे होगा पूरा का पूरा ये लेसन, हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन। इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर।
एल्कोहल फिनॉल ईथर के बाद अगला जो टॉपिक है वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लाइक एमीन्स, और इसके साथ साथ जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स। तो इतने सारे चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक के, जो जनरल ऑर्गेनिक के थ्रू समझे जाएंगे, पढ़े जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब देख पा रहे हो ये कितने टोटल 7 टॉपिक्स हैं, और 7 के 7 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे चैप्टर जितने भी हमने बताए हैं, अल्कोहल, एल्केन, हेलोएरिन हो गया, अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और एमीन्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गया, और बायोमॉलिक्यूल्स, ये जितने के जितने सारे के सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स इन्हीं के बेसिस पे पढ़े जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, बहुत जरूरी है पढ़ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एटम्स कैसे बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, वो सारी बातें तो होंगी होंगी। उनके अलावा भी कुछ अच्छी और बेहतर बातें आप लोगों को बताई जाएंगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंपैरिजन पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों ने जो पढ़ी होगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वो एलिमेंटल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। यहाँ पे ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, 2 नए प्रकार की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप लोग पढ़ोगे। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, इंटरेक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक और खास टॉपिक छूट गया है, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एमओटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीबीटी और एमओटी। वीबीटी और एमओटी बहुत जरूरी है पढ़ना। और वीबीटी एमओटी इनऑर्गेनिक एक टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उपसा संयोजी रसायन, उसमें वीबीटी और एमओटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 5 से 7 नंबर के, तो वहां का भी टॉपिक ही यहाँ से क्लियर होगा। ये थ्योरी पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना के बारे में थोड़ा सा इंट्रो पार्ट हम बताएंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक होगा हमारा परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि एटम्स होते क्या हैं या परमाणु होते क्या हैं। परमाणु संरचना, तो थोड़ा सा परिभाषा के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि परमाणु क्या होते हैं। तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो सटीक डेफिनेशन वो ये है कि परमाणु मटेरियल का, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होगा जो केमिकल रिएक्शन में डिवाइड नहीं होगा, टूटेगा नहीं। केमिकल रिएक्शन में डिवाइड नहीं होगा या फिर टूटेगा नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु, एटम। नाम से ही ए का मतलब होता है नॉट, और टर्म का मतलब होता है टू कट, मतलब जिसे काटा ना जा सके। लेकिन ये बात हो रही है केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में ये ब्रेकडाउन नहीं होगा। अदरवाइज एटम जो है वो बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इनके अलावा भी कुछ कण होते हैं जिनको पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटीन्यूट्रिनो। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एटम जो है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। एटम के 2 पार्ट्स मेनली होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे, इन हिंदी बोलेंगे नाभिक। और दूसरा होता है शेल, हिंदी में इसको बोलेंगे कोश। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से पार्टिकल न्यूक्लियस में होते हैं, और सेल क्या होती है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सेल में सब्सटेंस कौन कौन सी होती है उनके बारे में भी डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का नाम न्यूक्लियस क्यों है, इस पे थोड़ा सा चर्चा होगी। नाभिक इन हिंदी बोलते हैं, नाभिक का नाम नाभिक ही क्यों है, न्यूक्लियस का नाम न्यूक्लियस ही क्यों है। तो देखो बेटा, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन जनरली जो हम बात करेंगे। हालांकि इनके अलावा भी जो पार्टिकल्स होते हैं फंडामेंटल, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, मेसॉन है, पॉजिट्रॉन्स है, और भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। तो मेन पार्टिकल क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये आपस में बाइंडेड होते हैं एक फोर्स द्वारा, एक बल द्वारा बाइंडेड होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक फोर्स या एक बल द्वारा आपस में बंधे हुए होते हैं, और उस बल का नाम होता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। नाभिकीय बल, या इंग्लिश में बोलते हैं इसे न्यूक्लियर फोर्स। तो जो न्यूक्लियस का निर्माण होता है, नाभिक का निर्माण होता है, वो नाभिकीय बल द्वारा। उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो आपस में बाइंडेड होते हैं नाभिकीय बल द्वारा। ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियस को न्यूक्लियस या नाभिक बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियर फोर्स द्वारा बाइंडेड होते हैं। थोड़ा सा नाभिकीय बल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट में। नाभिकीय बल अब तक का जितने भी फोर्सेस, नॉन फोर्सेस हैं, जैसे कूलम्बिक फोर्स हो गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और बहुत सारे फोर्स हैं, सभी फोर्सों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। एक खास बात। दूसरी खास बात, ये 10⁻⁻15 केजी के रेंज वाले पार्टिकल में वर्क करता है। केजी पार्टिकल के रेंज वाले पार्टिकल्स में क्या करता है? ये अप्लाई होता है। इतने छोटे कण होंगे, इतने छोटे मास के कण होंगे, द्रव्यमान के कण होंगे, उन्हीं में लाई करेगा। अगर इससे ज्यादा मास वाले पार्टिकल्स होंगे तो यही जो फोर्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो ये इसकी लिमिटेशन है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाभिक है, नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनको निकालना बहुत ही कठिन है, टफ है। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा टाइटली बंधे हुए होते हैं। तो हम जानते हैं, ये बात तो क्लियर होगी। अब थोड़ा सा सेल के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, नाभिक तो हमने क्लियर कर दिया, थोड़ा सा सेल के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम जानते हैं नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और जो न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल द्वारा बंधे हुए होते हैं। अब देखो, न्यूट्रॉन पे आप लोग जानते हो कोई चार्ज नहीं होता, ना से न्यूट्रॉन ना से न्यूट्रल, और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, पास से प्रोटॉन, पास से पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल न्यूक्लियस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। खास बात यहाँ पे समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, ये न्यूक्लियस है मान लो, और ये हमारा जो मार्कर है वो है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, एक पाथ को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे कोई फिजिकल चीज नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक पाथ है जिसको फॉलो कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन। इसी पाथ को हम बोलते हैं कोश। इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं? कोश। और दूसरी खास बात है, इलेक्ट्रॉन पे क्या है? माइनस चार्ज, और प्रोटॉन पे क्या है? प्लस चार्ज। तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसी को बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स। इसी को बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स। तो एटम में दो तरह के फोर्सेस वर्क करते हैं, एक न्यूक्लियर फोर्स होता है, दूसरा होता है कूलम्बिक फोर्स मेनली। ठीक है, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, नाभिक का फॉर्मेशन करता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो नाभिकीय फोर्स द्वारा, न्यूक्लियर फोर्स द्वारा बाइंडेड होते हैं। और उसके बाद न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे होता है न्यूट्रल में उदासीन, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्बिक फोर्स। तो एक एटम में दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा होता है कूलम्बिक फोर्स। ये बात जानकारी में होना बहुत जरूरी है। कूलम्बिक फोर्स क्या होता है? ये थोड़ा सा हम ये कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स की तुलना में बहुत ही वीक होता है, कमजोर होता है। ठीक है, वीक होता है या कमजोर फोर्स होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इतना कमजोर फोर्स होता है, जैसे मान लो ये हमारे हाथ के दो सरफेसेस हैं, और अगर हम इनको रब करेंगे तो हमारे एक हाथ से दूसरे हाथ में इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया।
सोचो इतना कमजोर फोर्स होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना बहुत ही इजीली है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को निकालना या उनको ट्रांसफर करना बहुत ही टफ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना इजी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ट्रांसफर होना टफ है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स पर हम ये कहेंगे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लास्ट वाली सेल होती है, उनमें जो प्रेजेंस जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करता है रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो ये जो सेल्स होते हैं, अगर हम सेल की बात करें, थोड़ा सा और आगे इसको एक्सप्लोर करते हैं, इस बात को थोड़ा सा और आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो न्यूक्लियस के बाद, न्यूक्लियस के चारों ओर उस पाथ जो भी एक रास्ता है, जिस रास्ते को इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, उसी को हम बोलते हैं सेल। यहाँ पे कोई फिजिकल या भौतिक रूप से कोई रास्ता बना हुआ नहीं होता है, बस एक ऐसा पाथ जिसको फॉलो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसे हम सेल कहेंगे। अब ये जो सेल का संख्या है, जैसे मान लो ये इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, n ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, पूरा कंटिन्यू रहेगा, ये चौथा सेल हो गया, पांचवा सेल हो गया, छठवां सेल हो गया। ये जो सेल्स हैं, इन्हीं सेल्स में क्या होते हैं, इन्हीं सेल्स में होती हैं ऑर्बिटल्स। जैसे पहला सेल है, पहले सेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल है जो कि s ऑर्बिटल है, स्मॉल लेटर में इसको मेंशन करेंगे। दूसरे सेल में दो ऑर्बिटल होंगी, s एंड p। तीसरे सेल में कितनी होंगी, तीन ऑर्बिटल होंगी, s p एंड d। चौथे सेल में चार ऑर्बिटल होंगी, s p d एंड f। पांचवी सेल में पांच ऑर्बिटल होंगी, s p d f एंड g। छठवीं सेल में छह ऑर्बिटल होंगी, s p d f g एंड h। इस तरह से ऑर्बिटल बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे सेल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ऑर्बिटल बढ़ती जाएगी। पहली सेल में एक ऑर्बिटल होगी, दूसरे सेल में दो ऑर्बिटल होंगी, तीसरी में तीन होंगी, चौथी में चार होंगी। पहली सेल में एक ऑर्बिटल होगी, वो ऑर्बिटल होगी s, दूसरी में दो ऑर्बिटल होंगी, वो ऑर्बिटल होगी s और p। तीसरी में तीन ऑर्बिटल होंगी जो कि s p एंड d f होगा, सॉरी s p एंड d होगा। चौथी में चार ऑर्बिटल होंगी, s p d एंड f होगा। पांचवें में पांच ऑर्बिटल होंगी, s p d f एंड g होगा। ठीक है, इस तरह से ऑर्बिटल्स होंगी। इनके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। स्पेशली ये जो लेक्चर है ये 12th क्लास और 11th क्लास स्टूडेंट के लिए है, और इसके साथ साथ एजुकेटर के लिए भी ये जो लेक्चर है एजुकेटर को बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप लोगों को वो बातें बताई जाएंगी या वो टेक्निक्स बताई जाएंगी, वो टूल्स बताए जाएंगे जो बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर रहा होगा, वो चाहे ऑर्गेनिक के हो, इनऑर्गेनिक के हो या फिजिकल के हो। मेनली ये ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हैं अप्रॉक्सीमेट 40 to 45 मार्क में, 40 to 45 मार्क में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पूछी जाती है। ये जितने भी टॉपिक हमने अभी भी डिस्कस किए हैं ये 40 to 45 मार्क के होते हैं, और इन टॉपिक को अगर जो कवर करने का जो भी मतलब लेक्चर्स हैं, मेरे हिसाब से इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए 10 से 15 लेक्चर होंगे। 15 लेक्चर में सारे टॉपिक्स हम क्लियर कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और जब हम ये टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यूजेस वगैरह हैं, नॉमेनक्लेचर है, ये सारी चीज़ें इन्हीं टॉपिक से हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। सो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।